हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। परमुटेशन को हिंदी में क्रमचय कहा जाता है और कॉम्बिनेशन को संचय कहा जाता है। क्रमचय और संचय, राइट। सो इस चैप्टर का डिटेल जो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे एफपीसी। ये इसको बोलते हैं स्टूडेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, राइट, गिनती के सिद्धांत। दूसरा टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे परमुटेशन और तीसरा पार्ट हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन, राइट स्टूडेंट। सो इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आइए फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं एफपीसी। हे स्टूडेंट, जैसे ही आप एफपीसी पहला टॉपिक समझ लेते हैं, परम्यूटेशन को हैंडल करना बहुत ही आसान हो जाता है, राइट। तो एफपीसी इस चैप्टर का सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, राइट। तो आइए फर्स्ट टॉपिक एफपीसी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, अर्थात गिनती के सिद्धांत। सो स्टूडेंट, हे गिनती के सिद्धांत, ये गिनती स्मार्टली कैसे किया जा सकता है। तो इस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में 2 प्रिंसिपल है, राइट ना। पहला प्रिंसिपल है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और दूसरा प्रिंसिपल है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। सो इस टॉपिक में 2 सिद्धांत है, गुणनफल के सिद्धांत और योगफल के सिद्धांत। ये एक छोटा सा आइडियाज है जिसकी मदद से बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर लिया जाता है इस चैप्टर में। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सीखते हैं कि ये 2 प्रिंसिपल क्या है और क्या इसका सेंस है, राइट। ओके, तो आइए एक डायग्राम की मदद से हम इस गिनती के सिद्धांत को समझते हैं, राइट स्टूडेंट। सो लेट्स से स्टेशन नंबर ए, स्टेशन नंबर बी, स्टेशन नंबर सी और स्टेशन नंबर डी, राइट ना। ये ए बी सी डी 4 स्टेशन हैं और इन 4 स्टेशन के बीच में कुछ पाथ्स बने हुए हैं। मान लो ए और बी के बीच में 2 रूट्स हैं, ए से बी 2 रोड्स हैं, बी से डी के बीच में मान लेते हैं 3 रोड्स हैं, 3 रूट्स आर अवेलेबल। उसी प्रकार से मान लो बी ए से सी के बीच में 3 रोड्स हैं और सी से डी के बीच में मान लेते हैं 4 अलग अलग रोड्स हमारे पास अवेलेबल है। ये इस डायग्राम की मदद से हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को समझेंगे। देखो क्या है स्टूडेंट, ये आगरा, भोपाल, दिल्ली एंड चंडीगढ़, ये 4 स्टेशन हैं। ए फॉर आगरा, बी फॉर भोपाल, सी फॉर चंडीगढ़ एंड डी फॉर दिल्ली। तो आगरा, भोपाल, चंडीगढ़ और दिल्ली ये 4 स्टेशन हैं और इनके बीच में अलग अलग रूट्स अवेलेबल है, अलग अलग रोड्स बने हुए हैं। ए से बी के बीच में 2 रोड्स हैं, बी से बी के बीच में 3 रोड्स हैं, ए से सी के बीच में 3 और सी से डी के बीच में 4। अब इस डायग्राम की मदद से हम प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और प्रिंसिपल ऑफ एडिशन को समझेंगे और जैसे ही इस प्रिंसिपल को आप समझना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब है आप परम्यूटेशन के बहुत ही नजदीक पहुंच रहे हैं। परम्यूटेशन के जितने भी बेसिक क्वेश्चन हैं वो सारे आसानी से हिट हो जाएंगे, राइट स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम लोग बेसिक क्वेश्चन पे फोकस करेंगे कि टॉपिक का क्या मतलब है, क्या अर्थ है और कैसे बेसिक मींस इजी एंड सिंपल एवरेज क्वेश्चन कैसे आसानी से हिट हो जाते हैं। ये अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, एक व्यक्ति कितने तरीकों से ए से डी जा सकता है बी होते हुए, नंबर ऑफ वेज टू रीच डी फ्रॉम ए। ये स्टूडेंट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ए से डी बी होते हुए कितने तरीकों से जा सकता है, राइट। सो नंबर ऑफ वेज टू रीच डी फ्रॉम ए वाया बी, बी होते हुए। देखो अब हम स्टूडेंट सिंपल लॉजिकल काउंटिंग करते हैं। ये ध्यान से देखना, हमें ए से डी जाना है बी होते हुए। तो ध्यान से देखो, अगर मान लो ये ऊपर वाला जो रास्ता है ये रोड नंबर 1 है, तो अगर आप रोड नंबर 1 से जाओगे आगरा से भोपाल, तो भोपाल से दिल्ली जाने के 3 रास्ते हैं,
तो इसका मतलब हम कह सकते हैं R1 होते हुए 3 तरीकों से दी जा सकते हैं। अब यहां देखो रोड नंबर 2, अगर आगरा से भोपाल आप रोड नंबर 2 से जाओगे तो फिर से 3 तरीकों से हम दिल्ली पहुंच सकते हैं। ये इसका मतलब है R1 होते हुए 3 रास्ते, R2 होते हुए 3 रास्ते, तो कुल कितने तरीके हो गए? कुल 6 तरीकों से यहां पहुंच सकते हैं। राइट स्टूडेंट, तो आंसर है 6। अब देखो इस 6 को हमने काउंट किया है, अब इस 6 को हम इस प्रिंसिपल से कैसे हिट करेंगे? देखो स्टूडेंट, ए से बी, आगरा से भोपाल एक व्यक्ति कितने तरीकों से जा सकता है? 2 तरीके से जा सकता है। और भोपाल से दिल्ली कितने तरीकों से जा सकता है? देखो 3 अलग अलग रूट्स है हमारे पास अवेलेबल, तो और का मतलब मल्टीप्लाई, और भोपाल से दिल्ली 3 तरीकों से जा सकता है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हो गया 6 वेज। हे वेट स्टूडेंट, आगरा से भोपाल जाने के कुल 2 रास्ते हैं, तो 2, और भोपाल से दिल्ली जाने के 3 रास्ते हैं, तो हमारे पास 2 और 3 नंबर उपलब्ध है। अब क्वेश्चन है हमने इसको मल्टीप्लाई क्यों किया, जोड़ा क्यों नहीं? ये देखो स्टूडेंट, अगर ए बी और बी डी को अगर मैं एंड से कनेक्ट करूंगा, इंग्लिश वाला एंड, ए एन डी एंड से, तो हमेशा मल्टीप्लाई के साथ जाएंगे। और अगर ए बी और बी डी को और, ये इंग्लिश वाले और, ओ आर और से अगर कनेक्ट करेंगे तो हमेशा बीच में प्लस का साइन होगा। ये बात को समझिए, अगर किसी भी 2 चीजों का कनेक्शन ए एन डी एंड से होगा तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 2 चीजों का कनेक्शन अगर ओ आर और से करेंगे तो हमेशा प्लस करेंगे। तो स्टूडेंट देखो हमने मल्टीप्लाई क्यों किया? एक व्यक्ति ए से बी कुल 2 तरीकों से जा सकता है, और बी से डी 3 तरीकों से जा सकता है, और अंत में वह डी पहुंच गया भाया बी होते हुए। तो एंड का मतलब हमें गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये स्टूडेंट, ए बी और बी डी यहां पे या से कनेक्ट और से कनेक्ट नहीं हो सकता, ओ आर और से कनेक्ट नहीं हो सकता। तो जैसे ही हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया, इसका मतलब हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज किया है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। ये एक और दूसरा क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए, हे स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये इसको फील करना है, इसको पकड़ना है, क्यों मल्टीप्लाई और क्यों प्लस? नंबर ऑफ वेज टू रीच डी फ्रॉम ए वाया सी। हे स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक व्यक्ति ए से डी कितने तरीकों से जा सकता है सी से होते हुए? एक व्यक्ति, राइट, तो अब देखो ए से सी तक जाने के कुल कितने रास्ते अवेलेबल है? सो एक व्यक्ति ए से सी 3 तरीकों से जा सकता है। एक व्यक्ति ए से सी कितने तरीकों से जा सकता है? 3 तरीकों से। और सी से डी कितने तरीकों से है? यहाँ पे 4 रोड उपलब्ध है, तो 4 तरीकों से जा सकता है। तो आंसर हो गया 12 वेज। ए से सी 3 तरीकों से और सी से डी 4 तरीकों से, और का मतलब मल्टीप्लाई। और फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन को यूज किया है। आ जाओ स्टूडेंट, एक तीसरा वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज टू रीच डी फ्रॉम ई। ये प्रश्न है, एक व्यक्ति ए से डी कुल कितने तरीकों से जा सकता है? ये अब कोई कंडीशन नहीं है, डी पहुंचना है ए से। अब आपके पास, उस व्यक्ति के पास 2 चॉइस है, ये डी पहुंचना है ए से, तो या तो वो भोपाल होते हुए जा सकता है, और या तो वो सी फॉर चंडीगढ़ होते हुए जा सकता है, या तो भोपाल से या तो चंडीगढ़ से। अगर भोपाल होते हुए जाएंगे तो कुल 6 बेस होगा, और या, ये इंग्लिश वाला और ओ आर और की बात हो रही है, या, तो या का मतलब हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। और अगर हम चंडीगढ़ होते जाएंगे तो कुल कितने तरीके हैं? 12 तरीके हैं, और आंसर होगा 18 वेज। हे स्टूडेंट, एक व्यक्ति आगरा से दिल्ली भोपाल होते हुए भी जा सकता है, या चंडीगढ़ होते हुए भी जा सकता है, और या के लिए हमेशा प्लस का साइन लगाएंगे। तो अब हमने देखा इस 3 छोटे से उदाहरण में, पहले 2 एग्जाम्पल में मल्टीप्लाई, इसका मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, गिनती के गुणनफल का सिद्धांत, और तीसरे उदाहरण में प्लस अर्थात फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन अर्थात योगफल के सिद्धांत को यूज किया है। ओके स्टूडेंट, तो आइए इस आइडियाज पर बेस्ड और भी बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं।
तो और एम होना चाहिए आपका कि इस एफपीसी गिनती के सिद्धांत को धीरे 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 एक्सेप्ट करें और कॉन्फिडेंट फील करें, और फिर यही कंटिन्यू होगा परमुटेशन के साथ। सो आइए पहला उदाहरण इस टॉपिक का डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 0, 5, 7 एंड 8। 0, 5, 7 और 8 अंक की मदद से 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? राइट स्टूडेंट, देखो हमारे पास डिजिट उपलब्ध है 0, 5, 7 एंड 8, और हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ये यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस। इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़े का स्थान, 3 अंकों में यही 3 प्लेस होता है। अब ध्यान से देखना, ये 100 प्लेस से हमेशा जब भी नंबर फॉर्मेशन होगा तो 100 प्लेस से शुरुआत करेंगे, दहाई के स्थान से हम शुरू करेंगे। राइट, तो सबसे पहले मैं 100 प्लेस के बारे में चर्चा करता हूं। अब देखो 100 प्लेस पे आप 0 को छोड़ करके बाकी कोई भी डिजिट ले सकते हैं, 5, 7 और 8 ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। ये सैकड़े के स्थान को 3 तरीकों से भरा जा सकता है। वो कौन सा 3 तरीका है? यहाँ पे 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं और 8 भी ले सकते हैं, लेकिन क्या नहीं ले सकते? 0 नहीं ले सकते। इसलिए 4 में से केवल 3 अंक उपलब्ध है, तो कहेंगे 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। अब हम टेंस प्लेस पे आते हैं। ध्यान से देखना, टेंस प्लेस, ये क्वेश्चन में 3 अंकों की संख्या पूछा है, तो इसका मतलब है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, अंकों का पुनरावृत्ति संभव हो सकता है। अब देखो टेंस प्लेस पे अब हमारे पास चारों के चारों अंक उपलब्ध है, मतलब टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। 4 तरीकों से दहाई के स्थान को फिल किया जा सकता है। वो 4 तरीका कौन से हैं? 0 भी, 5 भी, 7 भी और 8 भी। उसी प्रकार से अब हम इकाई अंक के बारे में देखते हैं। इस क्वेश्चन में अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, इसलिए चारों अंक यूनिट प्लेस पे भी उपलब्ध है, तो ये 4 वेज हो गया। अब प्रश्न उठता है कि इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाए या प्लस का। तो देखो लॉजिकली अब इसको हम कनेक्ट करेंगे। देखो स्टूडेंट, 100 प्लेस कैन बी फिल्ड बाई 3 वेज एंड टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज एंड यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, और इस प्रकार से हमने 3 अंकों की संख्या प्राप्त कर ली। सैकड़े का स्थान 3 तरीकों से, और दहाई का स्थान 4 तरीकों से, और इकाई का स्थान 4 तरीकों से, और हिंदी वाले और का मतलब है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। तो यहां पे हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज किया इस प्रश्न का आंसर निकालने के लिए। मल्टीप्लाई कर दो, सो 4 4 जा 16, 3 जा 48, सो आंसर है 48 नंबर्स। सो टोटल नंबर्स इज इक्वल टू 48। गिनती के गुणनफल का सिद्धांत। आइए एग्जांपल 2 पे। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर हैविंग ईच डिजिट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। स्टूडेंट, क्वेश्चन में दिया गया है 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है यदि सभी अंक अलग अलग हो। ये इस बार हमें अंक नहीं दिया है। ये जब अंक नहीं दिया हो इसका मतलब है स्टूडेंट 0 से लेकर 9 तक सभी डिजिट्स हमारे लिए उपलब्ध है, मतलब जितने भी डिजिट्स होते हैं वो सारे डिजिट्स यहां पे अवेलेबल है। आइए 4 अंकों की संख्या बनाते हैं, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस। राइट, अब हम टोटल नंबर्स फॉर्म करने जा रहे हैं, टोटल नंबर्स फ्रेम करने जा रहे हैं। ये देखो स्टूडेंट, सबसे पहले 1000 प्लेस से शुरू करेंगे। हिट इकाई, दहाई, सैकड़े और हजार का स्थान, पहले 1000वें स्थान को हम फिल करेंगे। देखो 0 से 9 तक कुल 10 अंक है, लेकिन 0 यहां नहीं हो सकता, तो हम कह सकते हैं 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। एंड अब सारे डिजिट अलग अलग है देखो, लेकिन 0 को मैं 100 प्लेस पे ले सकता हूं, लेकिन जो डिजिट हमने 1000 प्लेस पे लिया है वो 100 प्लेस पे नहीं लेंगे। तो 0 से 9 तक कुल 10 अंक है, लेकिन 10 में से केवल 9 डिजिट्स ही 100 प्लेस के लिए उपलब्ध है। सो हम कह सकते हैं 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। ए स्टूडेंट ध्यान देना, जो डिजिट 1000 प्लेस पे अवेलेबल था वो 100 प्लेस पे नहीं है, और 0 1000 प्लेस पे नहीं था लेकिन ये 100 प्लेस पे अवेलेबल है। उसी प्रकार से टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 वेज एंड यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 7 वेज।
क्योंकि सभी डिजिट्स अलग अलग होने चाहिए। यही इस क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट। 9 9 जा 81 इंटू 8 7 जा 56, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए और यही इस क्वेश्चन का आंसर है 81 इंटू 56। 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। सो आंसर है 6 3 5 एंड 4, 4 5 3 6। सो टोटल 4536 संख्याएं बनाई जा सकती है, ऑप्शन डी। ओके स्टूडेंट, आइए एग्जांपल नंबर 3 पे। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 6 एंड 9। प्रश्न में पूछा गया है 0 6 और 9 की मदद से कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। ध्यान से देखना है स्टूडेंट। हे, इस क्वेश्चन में एक छोटी सी समस्या है, इसको ध्यान से देखना। हे, समस्या का मतलब है समझने की जरूरत है। ये क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है कि 2 अंकों की संख्या बनाई जाए या 3 अंकों की या 4 अंकों की या 1 अंकों की। है, इसका मतलब 1 अंकों की संख्या भी बनाई जा सकती है, 2 अंकों की भी, 3 अंकों की भी, 4 अंकों की भी, 50 अंकों की भी। पहला। दूसरा पॉइंट है कि क्वेश्चन में कहीं भी नहीं मेंशन है कि अंक रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ध्यान से देखना है, जब क्वेश्चन में ऐसा कोई भी लाइन ना हो कि वेदर डिजिट्स आर रिपीटेड और नॉट, तो हमें ऑल पॉसिबल नंबर्स फ्रेम करने होते हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन में डिजिट्स आर रिपीटेड, ये अंडरस्टूड है। अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। अब स्टूडेंट देखना, हमारे पास 0 है, 6 है और 9 है, राइट। तो देखो हम कुछ नंबर्स बना रहे हैं। जैसे देखो एक नंबर हमने 6 बना दिया, एक 66 बना दिया, एक 666 बना दिया, एक 6666 बना दिया, और इस तरीके से बहुत सारे है 990 9090। इस तरीके से कितने संख्या बन सकते हैं? इनफाइनाइट। सो इस क्वेश्चन का आंसर है इनफाइनाइट नंबर्स कैन बी फॉर्म, देयरफॉर ऑप्शन डी। हे, ऐसा स्टूडेंट क्यों हो पाया? क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है या नहीं हो रही है नहीं गिवन है। इसका मतलब हमें कंडीशन लेना है कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। ये यूनिवर्सल कंडीशन है जब कुछ भी नहीं गिवन। तो इसका मतलब है हम 1 अंकों की संख्या, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 10 अंकों की, बहुत सारी संख्या बना सकते हैं। सो अनंत नंबर बनाए जा सकते हैं। इसलिए इस एग्जाम्पल का 100% करेक्ट आंसर है नन ऑफ दिस। स्टूडेंट, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। A test paper contains 5 questions. In how many ways can the test paper be solved if at least one question is compulsory? स्टूडेंट, चौथे प्रश्न में दिया गया है एक टेस्ट पेपर में 5 प्रश्न हैं। कितने तरीकों से इस टेस्ट पेपर को हल किया जा सकता है यदि कम से कम एक प्रश्न हल करना अनिवार्य है? हे स्टूडेंट, सॉल्व करने की बात हो रही है, सही या गलत की बात नहीं हो रही है, राइट स्टूडेंट? ओके, तो और पेपर को ब्लैंक छोड़ करके नहीं आ सकते। कम से कम एक पेपर एक परीक्षा हॉल में सॉल्व करके आना ही है, सही या गलत कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो कम से कम एक पेपर सॉल्व करना अनिवार्य है। आइए स्टूडेंट जरा देखते हैं। इस टेस्ट पेपर में 5 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड इन हाउ मेनी वेज। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं, कैन बी सॉल्व्ड इन हाउ मेनी वेज? हे, देखो स्टूडेंट, जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और पहला क्वेश्चन है, याद रहे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव होता तो दिया गया होता। ये इसका मतलब ये मेंस का क्वेश्चन है। इसका मतलब है क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन है तो पहले क्वेश्चन को कितने तरीके से हल कर सकते हैं? केवल 2 तरीकों से। अगर आपको उसका आंसर पता है तो आप सॉल्व कर लोगे, और अगर नहीं पता है तो उसे छोड़ दोगे। तो छोड़ना भी एक मेथड है। सो फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड इन 2 वेज। इसका मतलब है अगर क्वेश्चन आपको आता होगा तो आप सॉल्व करोगे, नहीं आता होगा तो छोड़ दोगे। तो ये छोड़ना भी एक मेथड है। सो फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड इन 2 वेज। ये इसी प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड इन 2 वेज। उसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड इन 2 वेज। फोर्थ क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड इन 2 वेज। और 5वां क्वेश्चन भी इसी तरह से 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब इंपॉर्टेंट है कि इन संख्याओं को जोड़ा जाए या मल्टीप्लाई किया जाए। ये देखो ध्यान से, अब इसमें कनेक्शन है। देखो स्टूडेंट, पहला प्रश्न 2 तरीके से, और दूसरा प्रश्न 2 तरीके से, और तीसरा प्रश्न 2 तरीके से। इसका मतलब इन सारे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे
राइट इसका मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन को यूज करेंगे। सो टोटल वेज हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 वेज। हे स्टूडेंट ये आंसर नहीं है। हे पहले समझो हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्यों किया। फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड इन 2 ways एंड सेकंड क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड इन 2 ways एंड थर्ड क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड इन 2 ways एंड सो ऑन। सो हम एंड से कनेक्ट कर रहे हैं इसका, और अंत में पांचों क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट्स वाई एंड। तो टोटल 32 वेज। लेकिन अब समझना एक है कि मान लो आप विद्यार्थी हो, आप पेपर में गए, एग्जाम हॉल में गए और आपको पांचों में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप अंत में क्या करोगे? खाली पेपर जमा करके आ जाओगे। हे इसका मतलब है पूरे एक तरीका ऐसा भी होगा कि क्वेश्चन पेपर को खाली छोड़ करके आ सकते हैं। लेकिन प्रश्न में क्या लिखा है? कम से कम एक क्वेश्चन हल करना अनिवार्य है। तो पेपर को खाली कितने तरीकों से छोड़ सकते हैं? ओनली इन 1 वेज। सो आंसर है 32 माइनस 1, 31 वेज, ऑप्शन सी। हे स्टूडेंट यहां समझना है ये 1 क्या है? 1 का मतलब है पेपर को ब्लैंक छोड़ने का केवल एक ही तरीका है, एक तरीके से खाली छोड़ा जा सकता है। वो तरीका अगर मैं टोटल में से घटा दूंगा तो कम से कम एक क्वेश्चन करना अनिवार्य हो जाएगा। सो आंसर इज 31। एग्जाम्पल नंबर 5। A test has 6 multiple choice question. In how many ways this question can be solved if first 3 question have 4 choice and last 3 question have 5 choices? हे स्टूडेंट, पांचवें क्वेश्चन में दिया है एक टेस्ट पेपर में 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। कितने तरीकों से इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है यदि पहले 3 क्वेश्चन में 4 विकल्प है और अंतिम 3 क्वेश्चन में 5 विकल्प है? हे स्टूडेंट जरा देखो, ये को टोटल इसमें है 6 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन है, राइट। ये जरा समझते हैं इस क्वेश्चन के नेचर को। ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, और दिया है पहले 3 क्वेश्चन में कितने विकल्प है? 4 विकल्प है। ये इसका मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ये 4 विकल्प है पहले 3 क्वेश्चन में। और अंतिम के 3 क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन और छठे क्वेश्चन में टोटल कितने चॉइसेस हैं? राइट, 5 चॉइसेस है। ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई। ओके स्टूडेंट, तो ये समझ में आ गया होगा। पहले 3 क्वेश्चन में 4 विकल्प है, चौथे अंतिम 3 क्वेश्चन में 5 विकल्प है। अब जरा समझते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि पहले क्वेश्चन को कितने तरीके से हल किया जा सकता है। ये आप सोचो स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन को आपने पढ़ा, आपके पास 4 ऑप्शन है, तो या तो आप आंसर ए मार्क करोगे, या ऑप्शन बी मार्क करोगे, या ऑप्शन सी मार्क करोगे, या ऑप्शन डी मार्क करोगे। और यदि आपको क्वेश्चन का उत्तर नहीं आ रहा हो तो क्या करोगे? क्वेश्चन को खाली छोड़ देंगे। ये इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड इन 5 वेज। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, और अगर आंसर नहीं आ रहा हो तो छोड़ना भी एक तरीका है। सो इट मींस पहला 3 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एज वेल एज थर्ड क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड इन 5 वेज। और सिमिलरली अगर मैं पूछूं चौथा क्वेश्चन कितने तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है, आंसर होगा 6 वेज, क्योंकि 5 ऑप्शन है और एक खाली छोड़ने का ऑप्शन है, तो 6 वेज। ऑल राइट, सो सी स्टूडेंट आंसर टोटल वेज इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड इन 5 वेज एंड सेकेंड क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड इन 5 वेज एंड थर्ड क्वेश्चन इन 5 वेज, एंड का मतलब मल्टीप्लाई फोर्थ क्वेश्चन इन 6 वेज एंड फिफ्थ क्वेश्चन इन 6 वेज एंड सिक्स्थ क्वेश्चन इन 6 वेज। सो आंसर हो गया 5 क्यूब इंटू 6 क्यूब। सो ऑप्शन डी ओनली करेक्ट आंसर। इतने कुल तरीकों से प्रश्न को हल किया जा सकता है। बार बार जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब है गिनती के गुणनफल का सिद्धांत, और जहां पे हम प्लस लगा रहे हैं गिनती के योगफल का सिद्धांत। ऑल राइट, आइए क्वेश्चन नंबर 6। इफ देयर आर 10 कार्स अवेलेबल फॉर ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा एंड कम बैक इफ ही यूजेस डिफरेंट कार्स व्हाइल गोइंग एंड कमिंग। छठे उदाहरण में क्वेश्चन पूछा गया है 10 कार यात्रा के लिए दिल्ली से आगरा के लिए उपलब्ध है।
एक व्यक्ति कुल कितने तरीकों से दिल्ली से आगरा जा सकता है और वापस आ सकता है यदि वापस आते समय सेम कार यूज ना किया जाए? मतलब जिस कार से आप जा रहे हैं उस कार से आना मना है। राइट स्टूडेंट? तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, हमें दिल्ली से आगरा जाना है, तो बताओ दिल्ली टू आगरा आपके पास 10 कार अवेलेबल है, तो कितने तरीके से? सो दिल्ली टू आगरा अ पर्सन कैन गो इन 10 वेज। ये 10 में से कोई भी कार आपके पास है, राइट? तो 10 तरीकों से जा सकते हैं। अब मुझे आगरा से दिल्ली आना है। ये जब आगरा से आप दिल्ली आओगे तो जिस कार से गए थे उस कार से वापस नहीं आ सकते, मतलब बाकी के 9 कार आप आगरा से दिल्ली वापस आते समय उपलब्ध है, तो 9 वेज। अब हमें कुल तरीका पता करना है। सो देखो स्टूडेंट, टोटल वेज इज इक्वल टू, ये जो 2 उत्तर आया या तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे या प्लस करेंगे। अब ये समझना है, अ पर्सन कैन गो फ्रॉम दिल्ली टू आगरा इन 10 वेज एंड रिटर्न बैक इन 9 वेज। तो एंड का मतलब मल्टीप्लाई, तभी आप जाकर के वापस आ पाओगे। सो आंसर है 90 वेज। गिनती के गुणनफल का सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से आंसर आ गया। एक और उदाहरण देखते हैं एफपीसी से संबंधित। A staircase has 7 stairs. In how many ways a monkey can climb the stairs if at least 2 jumps are compulsory? हे स्टूडेंट, एफपीसी का एक बहुत ही बढ़िया सा उदाहरण है। देखो क्वेश्चन दिया है कि एक सीढ़ी में 7 स्टेप्स है। ए स्टेयर केस है 7 स्टेयर्स। हे स्टूडेंट, जब आप सीढ़ी पे चढ़ते हो तो स्टेप्स होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो स्टेयर केस है 7 स्टेप्स। बेस्ट वर्ड, in how many ways a monkey can climb the stairs if at least 2 jumps are compulsory? क्वेश्चन में दिया गया है एक सीढ़ी में कुल 7 स्टेप्स हैं। एक बंदर कुल कितने तरीकों से सीढ़ी के ऊपर चढ़ सकता है यदि कम से कम 2 बार कूदना अनिवार्य है, 2 बार जंप लगाना अनिवार्य है। ये कंडीशन को भी समझना है। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं। ये सीढ़ी पहले बनाते हैं। ये स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1, और ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ये ग्राउंड लेवल है, 0 लेवल है। ये हमारा ग्राउंड है जहाँ पे मंकी बैठा हुआ है। तो स्टूडेंट इमेजिन करो कि आप मंकी हो और आप इस ग्राउंड पे हो। राइट स्टूडेंट? सबसे पहले बगैर कंडीशन के टोटल वेज निकालते हैं। हे स्टूडेंट देखो, एक बंदर कैसे चढ़ सकता है? एक बंदर सीधा सीधा छलांग लगा करके भी सीढ़ी के ऊपर चढ़ सकता है, और चाहे वो तो धीरे धीरे भी जा सकता है, और चाहे तो वो पहले पे जाए और पहले से 5वें पे जाए, 5वें से 7वें पे भी जा सकता है। तो बहुत अलग अलग तरीकों से मंकी जंप लगा करके ऊपर चढ़ सकता है। राइट? तो हम बगैर कोई कंडीशन के पहले टोटल वेज निकालते हैं। देखो ध्यान से स्टूडेंट, आप पहले स्टेप के बारे में सोचो। एक मंकी क्या कर सकता है? पहले स्टेप्स में पैर रख सकता है या नहीं भी रह सकता है। मंकी कैन यूज फर्स्ट स्टेप और कैन नॉट यूज फर्स्ट स्टेप। इसका मतलब स्टेप नंबर 1 को 2 तरीकों से हैंडल किया जा सकता है। वो 2 तरीका कौन सा है? या तो मंकी यहां इस पर पैर रखेगा या नहीं रखेगा, या तो मंकी इस स्टेप को यूज करेगा या नहीं करेगा। सो 2 ही तरीका संभव है। तो आप देखो टोटल वेज हो जाएगा, स्टेप 1 कैन बी यूज्ड इन 2 वेज, स्टेप 2 कैन बी यूज्ड इन 2 वेज, स्टेप 3 कैन बी यूज्ड इन 2 वेज, स्टेप 4 कैन बी यूज्ड इन 2 वेज, स्टेप 5 2 वेज, स्टेप 6 2 वेज, और स्टेप 7 केवल एक तरीके से। गलती से भी यहां 2 मत लिखना है स्टूडेंट, नहीं तो हवा में रह जाओगे। 7वां स्टेप उद्देश्य है सीढ़ी पर चढ़ना, तो 7वें स्टेप को केवल एक तरीकों से ही हैंडल किया जा सकता है। 2 का मतलब हवा में तैरना, ये पॉसिबल नहीं है। एम है सीढ़ी के ऊपर चढ़ना। सो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64 वेज। राइट स्टूडेंट? क्वेश्चन में कंडीशन देखते हैं स्टूडेंट। अगर क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं होता तो एक बंदर सीढ़ी के ऊपर कुल 64 तरीकों से चढ़ सकता था। राइट? अब क्वेश्चन में है कि कम से कम 2 जंप लगाना अनिवार्य है।
राइट स्टूडेंट। तो देखो अब इसका क्या मतलब है, ये कंडीशन को, ये कम से कम 2 जंप, मतलब 2 या 2 से अधिक जंप लगा करके आप ऊपर चढ़ सकते हो। कौन सा जंप अलाउड नहीं है? सिंगल जंप में ऊपर चढ़ना अलाउड नहीं है। एटलीस्ट 2 जंप्स का मतलब है कम से कम 2 या 2 से अधिक जंप से आप ऊपर चढ़ सकते हैं, लेकिन 2 से कम अलाउड नहीं है। और 2 से कम कैसे चढ़ सकता है? अगर बंदर नीचे से सीधे ऊपर छलांग लगा दे तो 1 जंप में चढ़ सकता है। तो हम अगर इस टोटल वेज में से 1 जंप वाले केस को माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा। सो देखो, हे मंकी कैन रीच एट द टॉप यूजिंग 1 जंप इन हाउ मेनी वेज? ये केवल एक तरीका है, 1 वे। हे सीधा ग्राउंड से ऊपर छलांग लगा दो, ऊपर पहुंच गए, इसको कहेंगे 1 जंप में ऊपर चढ़ना। अब क्वेश्चन में है कम से कम 2 जंप अलाउड है, लेकिन 2 से कम अलाउड नहीं है, मतलब सिंगल जंप में अलाउड नहीं था। सो फाइनली आंसर हो गया स्टूडेंट 64 - 1 दैट इज 63 वेज। हे बार बार मल्टीप्लाई प्लस करना, इसका मतलब है फंडामेंटल प्रिंसिपल को हम यूज कर रहे हैं, राइट स्टूडेंट। तो अभी तक हम सबने एफपीसी से संबंधित बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस किया है, और यही बिगनिंग होती है परमुटेशन कॉम्बिनेशन की, और ये आइडियाज अब हम परमुटेशन में भी यूज करेंगे। सो आइए नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट विथ परमुटेशन।